हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एग्जाम चैनल पे स्वागत है। पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ का आज हम लोग देख रहे हैं सेट। अभी हम लोग देखेंगे सेट 12। इससे पहले हम लोग 11 सेट देख चुके हैं। आशा है कि आप लोग को सारा अच्छा लग रहा होगा, इससे आपको फ़ायदा हो रहा होगा और आपका डाउट्स भी क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एन इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट occurring by reason of his death, resignation, removal or has to be held। उपराष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के कारण उसके पद पर हुई रिक्ति को भरने के लिए चुनाव होना चाहिए। Within 6 months of the occurrence, within a year of the occurrence, as soon as possible of the occurrence of vacancy, after the expiration of the term, if the remaining period is less than 3 months। रिक्ति होने के 6 महीने के भीतर, रिक्ति होने के 1 वर्ष के बाद, रिक्ति आने के बाद जितनी जल्दी हो सके, अवधि समाप्त होने के बाद। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ऐसा कोई 6 मंथ या ईयर या ऐसा कुछ नहीं है, ये जितना जल्दी संभव हो सके, एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द अकरेंस ऑफ वैकेंसी। वैकेंसी होने के जितना जल्दी हो सके इलेक्शन हो जाए, वो उतना बेटर रहेगा। समझ गए। अगला, हु इलेक्ट वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन करता है? कौन वाइस प्रेसिडेंट को चुनाव करता है? The same electoral college which elect the president, member of the Rajya Sabha, and electoral college of the member of parliament at joint meeting। वही निर्वाचक मंडल जो राष्ट्र चुनाव करता है, राज्यसभा के सदस्य, एक वही निर्वाचक मंडल जिसमें संसद सदस्य शामिल होते हैं या संयुक्त बैठक में संसद सदस्य। तो देखो, हम लोग बात करते हैं प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन भाग लेता है, कौन चुनता है राष्ट्रपति को? तो राष्ट्रपति को कौन चुनता है? इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्लस इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। संसद के चुने हुए सदस्य तथा विधानसभा के चुने हुए सदस्य। वही अगर हम वाइस प्रेसिडेंट का बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन भाग लेता है? सिंपली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सिर्फ संसद के सदस्य जो होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें इलेक्टेड, इसमें नॉमिनेटेड नहीं। जैसे राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं, तो ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है ना। 6 राज्यों में हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद है, तो इसके सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये आपका आई होप आपका क्लियर हुआ कि ऐसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। एंड इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदस्य के द्वारा इनका इलेक्शन होता है। अगला देखो, द रिजोल्यूशन फॉर रिमूविंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन। द रिजोल्यूशन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए कहाँ आता है? वो हमेशा राज्यसभा में आएगा। सबसे पहले वो कहाँ आएगा? राज्यसभा में। ठीक है ना, राज्यसभा में सबसे पहले रिजोल्यूशन आएगा, उसके बाद ही वो लोकसभा में जाएगा। राज्यसभा से पास होने पे ध्यान रखें, उपराष्ट्रपति का रिमूव करने के लिए रिजोल्यूशन हमेशा राज्यसभा में आता है। अगला, कंसिडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में स्टेटमेंट को हमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाई एन इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द मेंबर ऑफ ऑल बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। बिल्कुल सही, बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट सही है। The constitution of the person who is to discharge the duties of vice president during the period of vacancy, which is of this statement is correct। ये भी सही स्टेटमेंट है, तो सही का क्या आंसर हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर दोनों। क्योंकि संविधान में ये नहीं बताया गया है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट होता है तो उनके जगह पे कौन ड्यूटी करेगा या कौन। क्योंकि देखो, वाइस प्रेसिडेंट का मेनली ऐसे काम क्या है? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, राइट। तो जब ये एब्सेंट रहते हैं तो यहाँ पे तो डिप्यूटी चेयरमैन रहता है ना, राज्यसभा का डिप्यूटी चेयरमैन होते हैं। ओके, लेकिन ये ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली होता है तो डिप्यूटी चेयरमैन को हम वाइस प्रेसिडेंट मानेंगे उस समय, ऐसा कहीं पे नहीं है। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला,
If a resolution of impeaching the president is passed, the president considered to have been removed from the date on which the resolution is passed. Once the Chief Justice of India takes out an order of the effect, as soon as the Gazette of India notifies, once the new incumbent is selected. एक बार न्यायपालिका चुनने जाने के बाद जैसे ही भारत का राजपत्र से स्वीकार करेगा, एक बार भारत के मुख्य न्यायाधीश हिसाब से इस तारीख से जिस दिन प्रस्ताव को पारित किया गया, तो जिस दिन प्रस्ताव पारित हो जाएगा दोनों हाउस से, उसी दिन से प्रेसिडेंट क्या हो जाएंगे, प्रेसिडेंट हटा हुआ मान लिया जाएगा प्रेसिडेंट को, जिस दिन दोनों हाउस से रिजोल्यूशन पास हो जाएगा। अगला, a resolution for impeaching the president can be moved after at least 40 days notice signed by, कितना नोटिस साइन हुआ है, 40 डेज नोटिस, किसके द्वारा, नॉट लेस देन 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, हाउस के क्या, या नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, सदन के कुल सदस्यों की 1/4 से कम नहीं, सदन के कुल सदस्यों की संख्या 1/3 से कम नहीं, संसद के कम से कम 50 सदस्य या लोकसभा से कम 100 और राज्यसभा से 50 सदस्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है आपका नॉट लेस देन 1/4, सदन के कुल सदस्यों की 1/4। जैसे मान लो लोकसभा, अगर लोकसभा में नोटिस आ रहा है इम्पीचमेंट का, तो लोकसभा में सदस्यों के कुल संख्या का 1/4 का उस पर साइन होना चाहिए। राज्यसभा है तो राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/4 उस पर साइन होना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट ऑन द प्रेसिडेंट्स री-इलेक्शन ऑफ द ऑफिस, ऑल अलाउज इलेक्शन ऑफ ए पर्सन टू प्रेसिडेंट ऑफिस, restrict a person to remain president for only 2 terms, has been amended to allow the person only 1 term as president। नहीं, संविधान क्या बोलता है, अलाउ करता है, आप जितना चाहें इन्फिनाइट टर्म के लिए प्रेसिडेंट बन सकते हैं, किसी को भी बिल्कुल अनुमति देता है, इसमें साइलेंट नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। पर्सन टू रिमेन ओनली फॉर 2 टर्म्स, ये यूएस का कंडीशन है, यूएस में आप 2 ही टर्म के लिए राष्ट्रपति बन सकते हो, ओनली 1 टर्म ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं है। तो आंसर क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स टेक्स पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी आपको बताए थे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में कौन कौन पार्ट लेता है, तो ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिल्कुल नहीं, ऑल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्कुल नहीं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्कुल हाँ, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बिल्कुल नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, थर्ड इज द करेक्ट आंसर, यानी कि डी ओनली, केवल 3, डी जो है वही केवल इसमें सही है। क्योंकि यहां पे देखो ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, क्या होगा यहाँ पे, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना, पार्लियामेंट के चुने हुए सदस्य, ऑल मेंबर में आपका नॉमिनेटेड भी आ जाता है तो वो नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, थर्ड ओनली। अगला, द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन द एग्जीक्यूटिव, संघ का कार्यकारी अधिकार किसके पास है, हमारा एग्जीक्यूटिव हेड कौन होते हैं, देश के प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड, ठीक है ना, तो इसका आंसर प्रेसिडेंट। अगला, द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग व्हाट, इसमें से कौन सा पावर है, लेकिन द पावर टू समन और प्रोवोक द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, द पावर टू समन ए ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउस टू रिजॉल्व ए डेडलॉक, द पावर ऑफ नॉमिनेटिंग 12 मेंबर्स टू लोकसभा, the right to address either house at any time and require the attendance of members for this। तो इसमें से कौन सा पावर इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग वर्ड, इसमें सभी शामिल हैं लेकिन कौन सा शामिल नहीं है, देखो पावर टू सम्मन और प्रोरोग, सम्मन करना या प्रोरोग करना, द पावर टू सम्मन ए ज्वाइंट सिटिंग ऑफ हाउस टू रिजॉल्व फॉर डेडलॉक, पावर ऑफ नॉमिनेटिंग 12 मेंबर्स ये भी है पावर। तो ये वाला एनी टाइम, द राइट टू एड्रेस आइदर हाउस ऑफ एनी टाइम, नहीं ये नहीं है, डी इज द इसका, बट ये वाला इनका नहीं है, डी इज द करेक्ट आंसर। तो किसी टाइम को सम्मन या प्रोरोक कर सकते हैं, ज्वाइंट सिटिंग सम्मन कर सकते हैं, 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं, ठीक है ना, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज एक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अभी तक इंडियन हिस्ट्री में सिर्फ एक ही चीफ जस्टिस जो है मुख्य न्यायाधीश और प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किए हैं, वो कौन है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है वही प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किए हैं, एक्टिंग, उसके बाद वो फिनिश उनका प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन में वो जीत गए थे, उनका हो गया था। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट आर नॉट करेक्ट, ध्यान रखना नॉट करेक्ट सही नहीं है। ही हैज पार्डनिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेंटेंस बाय कोर्ट मार्शल, ही कैन ग्रांट रिफ्राइव और रिस्पाइट इन केस ऑफ पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ ऑफ द लैंड इन योर स्टेट, ही अलोन कैन पार्डन ए सेंटेंस ऑफ डेथ, he exercised the power of pardon is open to judicial
रिव्यू। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो देखो, ही कैन ग्रांट रिप्राइव और रिस्पाइट इन केस ऑफ पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ ऑफ द लैंड, यूनियन और स्टेट। नहीं, कोई भी लॉ पे ये नहीं कर सकते हैं, कुछ कानून पे वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये करेक्ट नहीं है। अब देखो, ही एलोन कैन पार्डन द सेंटेंस ऑफ डेथ। नहीं, एलोन नहीं, इनके पास एलोन का पावर नहीं है। ये मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से करते हैं, और वो भी स्पेशली होम मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री के एडवाइस से ही करते हैं, एलोन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इनके पास पार्डिंग पावर दोनों है, कोर्ट मार्शल का भी पार्डिंग पावर है, ये जुडिशियल रिव्यू भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 2 and 3 इज द नॉट करेक्ट। मार्क द करेक्ट रिस्पॉन्स। सही क्या है? इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट ऑल द डिसीजन of the council of ministers of the president whenever he requires. The prime minister need not communicate all decisions to the president. It is not obligatory on the part of prime minister to communicate the decision to the president. The president cannot compel the prime minister to give the information. देखो, इसमें से सही उत्तर चिन्हित करना, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ये क्या है? ये करेक्ट आंसर। क्यों? ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि जब भी उन्हें आवश्यकता हो मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को प्रेसिडेंट को बताएंगे। जब भी प्रेसिडेंट को लगेगा, जब भी प्रेसिडेंट को आवश्यकता होगा, वो सारा निर्णय बताएंगे। दूसरा क्या है? नीड नॉट कम्युनिकेट। नहीं, ये गलत है। प्रधानमंत्री को सारा कुछ बताना होगा। प्रधानमंत्री के ऊपर ऑब्लिगेटरी है, जरूरी है, अनिवार्य है बताना। और प्रेसिडेंट जो है वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से कभी कुछ भी जानकारी ले सकते हैं, उनको बाध्य कर सकते हैं। तो करेक्ट क्या है? ए इज द करेक्ट आंसर। अगला, द प्रेसिडेंट हैज पावर टू रिमूव द प्राइम मिनिस्टर बट नॉट वन एनी ऑफ हिज मिनिस्टर्स अनलेस सो एडवाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद क्या है? दूसरा, द प्रेसिडेंट हैज पावर neither to remove the prime minister nor any of his minister unless the prime minister loses the support of majority in Lok Sabha and tenders his resignation. The president can remove prime minister the moment he loses the majority in the Lok Sabha. The president has the power to remove any minister at his pleasure. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है कि किसी भी मंत्री या प्रधानमंत्री को हटाएं। मंत्री को हटाने के लिए प्रधानमंत्री से सलाह लेना पड़ेगा, प्रधानमंत्री एडवाइस करेंगे तभी वो मंत्री को हटाएंगे, या अगर प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बहुमत समर्थन खो देते हैं और वो इस्तीफा देते हैं तभी वो उनको हटा सकते हैं। ऐसे ही जैसे ही वो मेजोरिटी लोग से वैसे वो उनको नहीं हटा सकते हैं। ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। करेक्ट आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर। When charge against the president is preferred by either house of the parliament and is being investigated by the other house, the president has right to appear and to represent at such investigation. The president has no right to appear. The president has right to a representation, but he does not have right to personal hearing. The president has a right to appear and to represent either personally or through a legal practitioner. देखो, जब प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है, अगर मान लो कि राज्यसभा से इम्पीचमेंट हुआ और अगर राज्यसभा पास कर देता है रिजोल्यूशन, तो लोकसभा में जाएगा। लोकसभा पहले एक क्या करेगा? एक कमेटी गठित करता है, ठीक है ना। एक कमेटी गठित करता है जो कि इन्वेस्टिगेट करता है, और इस इन्वेस्टिगेशन के सामने प्रेसिडेंट का ये राइट है कि अपने बात को रखें, चाहे वो खुद उपस्थित हो या वो किसी लीगल प्रैक्टिशनर, कोई कानूनी पर जो है जिसको कानून का ज्ञान है। इवन कि प्रेसिडेंट जो है वो अटॉर्नी जनरल को भी बोल सकते हैं कि वो प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करें। अटॉर्नी जनरल भी ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट आ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। प्रेसिडेंट को अपना बात रखने का पूरा अधिकार है, चाहे वो खुद आकर रखें या कोई अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू रखवाएं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड विद द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर बाई आर्टिकल 126 में ऑर्डिनेंस में है, अध्यादेश बनाने की शक्ति है। तो इस शक्ति का प्रयोग कब करते हैं? इस शक्ति का प्रयोग करते हैं कब? When लोकसभा इज नॉट इन सेशन एंड सर्कमस्टांसेज एग्जिस्ट विच रेंडर इट नेसेसरी फॉर द प्रेसिडेंट टू टेक इमीडिएट एक्शन। जब लोकसभा सत्र में नहीं है और ऐसे में कोई कार्रवाई कर सकता है। When council of state is not in session and the president is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him। जब राज्य का परिषद जो है काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा का वर्क में नहीं है और ऐसा लगता है कि अब बनाना चाहिए, तो when both house of parliament are not in session and president is satisfied that circumstances exist which made it necessary for him to take the immediate action। जब संसद का दोनों सदन सत्र में नहीं है और राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि आना चाहिए तो वो ला सकते हैं। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर। सी इसका परफेक्ट आंसर है।
अगला, हु वाज द मेंबर ऑफ राज्यसभा व्हेन फर्स्ट अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ व्हेन अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन है जो राज्यसभा के सदस्य थे जब उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था सबसे पहले? तो सबसे पहले ऐसे कौन है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी तो वो राज्यसभा सदस्य थी, और उसी समय से हुआ कि राज्यसभा के मेंबर भी अब प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, नहीं तो उसके पहले जो भी लोकसभा के होते थे वही रहते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन बी रिमूव्ड बाय द रेजोल्यूशन पास्ड बाय a majority of all then members of the Lok Sabha, majority of then members of both Lok Sabha and Rajya Sabha, 2/3 majority of the total member of Lok Sabha, 2/3 majority of Lok Sabha member present and voting। तो लोकसभा के स्पीकर को कैसे हटाया जाता है? इसको हटाया जाता है मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर, लोकसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से हटाया जाता है। राज्यसभा का कोई जरूरत नहीं है, 2/3 मेजोरिटी की भी जरूरत नहीं है, प्रेजेंट एंड वोटिंग ये भी नहीं। करेक्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। With reference to the Constitution of India, consider the following statement. Council of Ministers of the Union are responsible to both the houses of Parliament. The President of India cannot appoint anyone as Union of Minister not recommended by Prime Minister। देखो, संघ की मंत्री परिषद संसद के दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत के राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को केंद्रीय मंत्री के रूप में नियुक्त नहीं कर सकते जिसकी अनुशंसा प्रधानमंत्री ने नहीं की हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज बी। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, नॉट टू द राज्यसभा। यानी कि दोनों सदनों के लिए रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार नहीं है, उत्तरदायी नहीं है, वो सिर्फ लोकसभा के लिए उत्तरदायी है। और ये बिल्कुल सही है, जब तक प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड नहीं करेंगे प्रेसिडेंट किसी को मिनिस्टर नहीं बना सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड बी। Consider the following statement. In India, the power to promulgate ordinance lies with the president only. The power to declare emergency in a state in India lies with the president only। तो इसमें करेक्ट क्या कौन सा स्टेटमेंट है? देखो, ऑर्डिनेंस बनाने का पावर सिर्फ राष्ट्रपति के पास नहीं, गवर्नर के पास भी तो है। गवर्नर भी तो ऑर्डिनेंस बना सकते हैं, राइट? तो एक इनकरेक्ट हो गया। हाँ, इमरजेंसी डिक्लेयर करने का पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। When Vice President act as President of India, he ceases perform the function of the Chairman of the Rajya Sabha। बिल्कुल सही, वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का काम नहीं करेंगे जब वो प्रेसिडेंट, वो सिर्फ, ठीक है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोवाइड ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम एक्सेप्ट व्हेन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट आर इन सेशन। बिल्कुल सही, कभी भी वो ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, बस अगर उसमें दोनों सदन सत्र में नहीं हो तो दोनों स्टेटमेंट इसका क्या है? सही है। तो इसका क्या आंसर होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। अगला, Who among the following Indian Prime Minister could not vote for himself during the vote of confidence that was seeking for the Lok Sabha? इनमें से कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं जो अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के टाइम में वोट नहीं डाल पाए थे? तो कौन है? मनमोहन सिंह। अब बात आएगा कि मनमोहन सिंह क्यों नहीं वोट डाल पाए थे? तो मनमोहन सिंह किसके, कहाँ के? राज्यसभा के मेंबर थे, और राज्यसभा का मेंबर लोकसभा में वोटिंग नहीं कर सकता है, तो इसी कारण वोट नहीं डाल पाए थे। Which one among the following features of the Constitution of India is indicative of the fact that the real executive power is vested in the Council of Ministers headed by the Prime Minister? भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इस तथ्य का सूचक है कि वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिपरिषद में निहित है? तो ये कौन सा है? इसका क्या हो जाएगा? ये रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेचर, प्रतिनिधित्व विधायिका, रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेचर, क्योंकि वो पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं। हम अपना पावर उनको दिए, डेलीगेट किए, तो रियल में वो सारा कुछ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अ रजिस्टर्ड वोटर इन द लोकसभा कैन कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन टू लोकसभा फ्रॉम एनी कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ द इंडिया। हाँ, आप एक जजमेंट आया कि वो कहीं से लड़ सकता। एज पर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, इफ ए पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस and sentenced for year is disqualified to contest election। बिल्कुल सही। ये देखो, ये डिस्क्वालीफाई होता है, बिल भी डिस्क्वालीफाई, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। यहाँ पे ये गलत क्या, वो सिर्फ 6 ईयर्स के लिए डिस्क्वालीफाई होगा, 6 ईयर्स के बाद वो फिर से चुनाव लड़ सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ए ओनली, केवल वन ओनली। अगला, विच one among the following is the basis of difference between the parliamentary and presidential system of government? इनमें से कौन जो है वो बेसिक है जो बताता है कि
संसदीय प्रणाली और राष्ट्रपति प्रणाली के बीच में अंतर क्या है? तो देखो, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू वो तो दोनों में होता है, प्रेसिडेंशियल में भी और इसमें भी। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ द स्टेट, लेजिस्लेटिव सुपरमेसी इन द लॉ मेकिंग, रिलेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड। तो ये जो मेथड है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और स्टेट ऑफ हेड, ये दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के प्रेसिडेंट के पावर के बारे में करेक्ट क्या है वो हम लोग को देखना है। तो पहला, द प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट दैट एनी मैटर ऑन विच डिसीजन हैज बीन टेकन बाय द मिनिस्टर शुड बी प्लेस्ड बिफोर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बिल्कुल सही, ये बोल कर सकते हैं। द प्रेसिडेंट कैन कॉल ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोविजन फॉर सेशन। बिल्कुल, कोई भी कानून के प्रस्ताव जानकारी मंगवा सकते हैं। द प्रेसिडेंट हैज द राइट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। बिल्कुल, वो किसी भी हाउस को मैसेज भेज सकते हैं या एड्रेस कर सकते हैं। ऑल डिसीजन ऑफ मिनिस्टर रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द प्रेसिडेंट। बिल्कुल, संघ के प्रशासन से मंत्री परिषद जो भी डिसीजन लेता है वो उसको राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ता है। तो करेक्ट क्या है? करेक्ट इसका है ऑल द एबव, 1 2 3 4, चारों स्टेटमेंट इसका क्या है? सही है। अगला, द ऑथराइजेशन फॉर द विड्रावल ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने का ऑथराइजेशन किसके पास है? कौन पैसा निकाल सकता है? तो वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, संसद के द्वारा जो रिजोल्यूशन पास होता है, वोटिंग होता है, बिल आता है जिसको हम लोग मनी बिल बोलते हैं, ये सब के द्वारा ही पैसा निकाला जा सकता है। अगला, द प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट नीड नॉट नेसेसरली बी मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम ए मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस विद इन 6 मंथ। ठीक है, नीड नॉट नेसेसरली बी ए मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम मेंबर ऑफ द लोकसभा विद इन 6 मंथ। मस्ट बी आइदर नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मस्ट बी एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ ओनली लोकसभा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? देखो, अगर आप मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर कोई भी बन सकता है, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर में विद इन 6 मंथ उसको किसी भी हाउस का, आइदर राज्यसभा और लोकसभा का मेंबरशिप लेना होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है? फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ये करेक्ट आंसर, तो उनको 6 महीने के भीतर में किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा। ये जरूर, ये लोकसभा का सिर्फ नहीं, यहाँ पे सिर्फ लोकसभा दे रहा, गलत है। किसी एक सदन के अंदर ऐसा नहीं है, वो नहीं भी होंगे, लेकिन 6 महीने के अंदर में तो भी गलत हो गया। केवल लोकसभा, बिल्कुल गलत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल वन ओनली। अगला, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट्स ऑफ। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट होता है किसके किसके? तो देखो, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है उसमें आपका कैबिनेट भी हो, कैबिनेट होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है ना। उसके बाद क्या होते हैं? स्टेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर्स। स्टेट मिनिस्टर्स में कौन कौन आएंगे? एक आपका आएंगे स्टेट मिनिस्टर्स और एक आएंगे स्टेट मिनिस्टर ऑन इंडिपेंडेंट चार्ज, स्वतंत्र प्रभार वाले भी आते हैं। उसके बाद आपके कौन आएंगे? डिप्यूटी मिनिस्टर। डिप्यूटी मिनिस्टर्स भी होते हैं, अभी इंडिया में कोई नहीं है, लेकिन ये भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक पार्ट है। और एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट क्या होता है? पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट होता है। तो यहाँ पे कौन कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ, डी इज द करेक्ट आंसर। क्या क्या? कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्यूटी मिनिस्टर। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, डी इज द करेक्ट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन, द पोर्टफोलियोज आर एलोकेटेड टू मिनिस्टर। मिनिस्टर्स को पोर्टफोलियोज एलोकेट कौन करता है? तो मिनिस्टर्स को पोर्टफोलियोज आर एलोकेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पोर्टफोलियो एलोकेट करते हैं, ठीक है ना। तो इसका क्या आंसर होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। तो आज हम लोग क्लास को इन करते हैं, 30 क्वेश्चन हो गया। आशा है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो ये आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, इसको और आगे बढ़ाइए। हम जल्द ही आपको 1500 क्वेश्चन, हिस्ट्री का 1500 क्वेश्चन रिवीजन के लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपका एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न तीनों रहेगा। जो खास करके जो जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम होने वाला है 28 जैन और 4 फैब को,
उसके बाद देखते हैं हम आपको पूरा का पूरा हिस्ट्री रिवीजन करवा देंगे। तो आप लोग देखते रहिए, चैनल से बने रहिए, आप लोग को बहुत प्रॉफिट होगा। और आप हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम क्लास को एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।